नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सोलंकी आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके ही पसंदीदा YouTube चैनल परीक्षा 247 में। दोस्तों, शाम के 4 बज चुके हैं और सभी एक बार सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और सभी एक बार क्लास में जुड़ जाइए, क्योंकि इस समय हमारे चैनल परीक्षा 247 पे इंडियन पॉलिटी की क्लास आती है शाम 4 बजे। तो सभी क्लास में जुड़ जाइए और एक बार शेयर कर दीजिए। दोस्तों, अगर मैं टॉपिक की बात करूं, पिछली जो हमारी क्लास चल रही थी और उसमें हम जो टॉपिक करने वाले थे वो हमारी चल रही थी संघ की विधायिका। और संघ की विधायिका को हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 123 तक। और इसमें हमारा जो मेन टॉपिक है वो है दोस्तों हमारी संसद। संसद को हम अनुच्छेद 79 के तहत पढ़ते हैं। और संसद मैंने आपको बताया था, हमारी जो संसद है दोस्तों वो 3 पार्टों से मिलकर बनती है। पहला है हमारा राष्ट्रपति, जिसे हम आर्टिकल 52 से लेके 62 तक पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। और आर्टिकल 52 के तहत हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति। उसके बाद अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करूं दोस्तों, तो दूसरा हमारा जो पार्ट है वो है राज्यसभा। राज्यसभा जो कि हम पिछली क्लासों में कंप्लीट कर चुके हैं आर्टिकल 80 के तहत। और तीसरा जो पार्ट है दोस्तों संसद का वह है लोकसभा। जो कि हमारी आती है अनुच्छेद 81 के तहत। हमारी बात चल रही थी लास्ट क्लास में लोकसभा को लेके, उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हुए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और मैं आपको पहले ही ऑलरेडी कह चुका हूं, शाम 4 बजे डेली क्लास में जुड़ जाया करें और सभी क्लास में जुड़ने के साथ ही अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। और हम उसी टॉपिक को लोकसभा को कंटिन्यू करते हुए हमने बात की थी लास्ट क्लास में। अगर मैं बात करूं तो हम बात कर चुके थे कि संसद की गढ़पूर्ति तक हमने कंप्लीट किया था। उसी चीज को अब हम आज कंटिन्यू आगे करते हैं। इसमें कोई खास है नहीं, यही हमको समझना है। हमारा मेन जो टॉपिक होता है वो होता है संघ की विधायिका। और संघ की विधायिका दोस्तों जो कि हमको पढ़नी होती है अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 123 तक। और इसके संसद मेन इसका मुख्य पार्ट है अनुच्छेद 79 के तहत। और इसमें संसद 79 में पढ़ने के बाद ये 3 पार्टों से मिलकर बनी होती है। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है लोकसभा। लोकसभा को कंटिन्यू करते हैं। हमने गढ़पूर्ति तक कर लिया था, संसद की गढ़पूर्ति, यानी कि संसद में अगर कोई सत्र चलाना है तो 10% सदस्यों का होना अनिवार्य है। तो इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है विधेयक, यानी कि बिल्स। उसे ही आज हम कंटिन्यू करेंगे। और पहला ही हमारा होता है धन विधेयक। धन विधेयक दोस्तों पहली हमारी आज की हेडिंग है, साथ ही साथ नोट डाउन करते रहना। और इसे अगर हम कहें इंग्लिश में, अगर मैं बात करूं तो इसे बोलते हैं मनी बिल। धन विधेयक को हम बोलते हैं मनी बिल। अगर मैं इसकी परिभाषा कि धन विधेयक की जो परिभाषा है वो किस आर्टिकल के तहत दी गई है, तो दोस्तों इसकी जो परिभाषा है धन विधेयक की वो दी गई है अनुच्छेद आर्टिकल 110 के तहत। धन विधेयक की जो परिभाषा हम पढ़ते हैं वो आर्टिकल 110 में हम पढ़ते हैं। अगर मैं यहां से बात करने लगूं कि धन विधेयक की परिभाषा तो हमने 110 में कर ली, अगर मैं अब बात करूं कि जो इसकी प्रक्रिया है वो किस आर्टिकल में है,
तो धन विधेयक की जो प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया का प्रावधान है दोस्तों, वो 109 अनुच्छेद 109 में दिया गया है। साथ ही साथ नोट करें, धन विधेयक मनी बिल बोलते हैं। अगर परिभाषा की बात करें तो आर्टिकल 110 के तहत हम धन विधेयक की परिभाषा की बात करते हैं। अगर प्रक्रिया की बात करें तो अनुच्छेद 109 के तहत हम धन विधेयक की प्रक्रिया की बात करते हैं। दूसरा आता है दोस्तों हमारा साधारण विधेयक। दूसरा नंबर पे है साधारण विधेयक। दूसरा होता है साधारण विधेयक, जिसे हम बोलते हैं ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल। और दोस्तों तीसरा होता है हमारा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन विधेयक। संशोधन विधेयक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संशोधन विधेयक क्योंकि यह इंपॉर्टेंट इसलिए है कि संशोधन विधेयक, जो भी संविधान में संशोधन विधेयक होगा वह सिर्फ कौन करेगा? संसद द्वारा ही संशोधन विधेयक होते हैं। और दोस्तों लास्ट हमारा आता है वित्त विधेयक। नंबर 4 पे हमारा होता है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक खास इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन करना हमें होता है वित्त विधेयक, जिसे हम फाइनेंशियल बिल कहते हैं। और अब हम बात करते हैं सबसे पहले, जो कि मैंने आपको लिखवाया था, सबसे पहले आप देख रहे होंगे धन विधेयक। हमें अब स्टार्टिंग कहां से करनी है? धन विधेयक से। सबसे आज की पहली हमारी हेडिंग होती है धन विधेयक। धन विधेयक जो कि अनुच्छेद 110 के तहत दिया गया है, पहले ही मैं आपको लिखवा चुका हूं अनुच्छेद 110। अगर इसकी प्रक्रिया की बात करूं तो प्रक्रिया अनुच्छेद 109। इसमें दोस्तों होता क्या है? इसमें यह होता है कि जब इसकी स्टार्टिंग की जाती है तो सबसे पहले आपको यह चीज समझनी है कि यह राज्यसभा में नहीं रखा जाता है। इसको सबसे पहले कहां रखा जाता है? लोकसभा में। लोकसभा में रखा जाता है। यहां समझने वाली धन विधेयक में पहली चीज यह है कि इसको लोकसभा में रखा जाता है, इसको पहले राज्यसभा में नहीं रखा जाता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अगर जैसे लोकसभा में रख दिया गया, फिर इसकी अनुमति ली जाती है, इसकी अनुमति ली जाती है रखने की। तो अगर इसकी अनुमति की बात करें तो अनुमति देते हैं राष्ट्रपति। धन विधेयक जो है लोकसभा में रखा जाता है और इसकी जो अनुमति देते हैं वो राष्ट्रपति देते हैं। नोट करते रहना साथ ही साथ। अच्छा दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि कोई विधेयक, कोई धन विधेयक है या नहीं, यहां समझने वाली चीज यह है कि निर्धारित तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन यह समझने वाली चीज है कि कोई विधेयक
धन विधेयक है या नहीं, अगर यह हम बात करें तो यह कौन करता है निर्धारित? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष इस चीज को निर्धारित करता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं। कौन करता है इस चीज को निर्धारित? अध्यक्ष। नोट करिए साथ की साथ। जब यहां तक ये राष्ट्रपति की अनुमति इसको मिल जाएगी तो यहां से हम कंप्लीट करते हैं कि यह पहुंचा कहां पे? लोकसभा में। लोकसभा में जब ये पहुंचता है तो लोकसभा इसे साधारण बहुमत से पास कर देती है। लोकसभा में साधारण बहुमत से पास होता है। साधारण बहुमत का मतलब यह है कि अगर 50-50 वोट डलते हैं, अगर इधर 51 है और इधर 49 है तो साधारण बहुमत से क्या होगा? यह पास हो जाएगा। कहां से? लोकसभा से। और पास होने के बाद दोस्तों फिर यह जाता है राज्यसभा में। यहां से पास होने के बाद जाता है राज्यसभा में। जब ये राज्यसभा में पहुंचता है, पास करने को तो राज्यसभा इसे पास कर दे, लेकिन होता क्या है कि जो राज्यसभा है वह इसे 14 दिन तक रोक सकती है। चौदह दिन इसे रोक सकती है। कौन? राज्यसभा। 14 दिन इसे राज्यसभा रोक सकती है। और जब 14 दिन रोक देती है तो क्या होता है दोस्तों? 14 दिन राज्यसभा ने रोक लिया, लेकिन अगर रोकने के बाद भी राज्यसभा से पास नहीं करती है तो यह स्वतः ही पास हो जाता है और सबसे लास्ट में यह कहां पहुंचता है? राष्ट्रपति के पास। और फिर यह लास्ट में पहुंचता है राष्ट्रपति के पास। और यह फिर दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा ही क्या होता है? पास कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब यहां यह है कि यहां पे किसकी वैल्यू ज्यादा है? लोकसभा की, क्योंकि लोकसभा में ये साधारण बहुमत से पास हो गया, फिर पहुंचा कहां? राज्यसभा में। रोकने को तो राज्यसभा इसे 14 दिन रोक सकती है, लेकिन क्या होता है? स्वतः ही पास होने के बाद ये कहां पहुंच जाता है? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति इस पे हस्ताक्षर करने के बाद क्या कर देते हैं? इसे पास कर देते हैं। एक बार इसको फिर दोबारा से समझ लेते हैं। धन विधेयक की जो परिभाषा है दोस्तों वो दी गई है अनुच्छेद 110 के तहत। और इसकी जो प्रक्रिया का वर्णन है वो दिया गया है अनुच्छेद 109 में। पहले इसे लोकसभा में रखा जाता है, ना कि राज्यसभा में, लेकिन इसकी अनुमति कौन देता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसकी अनुमति देता है। अब यह निर्धारित होता है कि धन विधेयक है या नहीं। यह कौन निर्धारित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। अब यह पहुंचता है लोकसभा में। लोकसभा में क्या होता है? यह साधारण बहुमत से पास हो जाता है कि अगर 50-50 दोनों तरफ हैं, अगर एक तरफ 51 एक तरफ 49 है तो यह साधारण बहुमत से क्या होगा? पास हो जाएगा। पास होने के बाद यह कहां पहुंचता है? राज्यसभा में। राज्यसभा में पहुंचने के बाद राज्यसभा चाहे तो इसे पास कर दे, नहीं तो यह 14 दिन तक इसे रोक सकती है और उसके बाद ये स्वतः ही पास हो जाता है। पास होने के बाद ये कहां पहुंचता है? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति इस पे हस्ताक्षर करने के बाद इसको पास कर देते हैं। यही प्रक्रिया धन विधेयक की पूरी मानी जाती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नेक्स्ट विधेयक की कि नेक्स्ट विधेयक हमारा है कौन सा? तो दूसरा है हमारा साधारण विधेयक। नेक्स्ट बात करते हैं हम साधारण विधेयक की।
दूसरा होता है दोस्तों हमारा साधारण विधेयक। इसमें पेन में दिक्कत आ रही है क्या? साधारण विधेयक, और इसे करते हैं साधारण विधेयक दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले इसको राज्यसभा में भी रखा जा सकता है या लोकसभा में भी रखा जा सकता है। साधारण विधेयक को पहले राज्यसभा में भी रखा जा सकता है या लोकसभा में भी रखा जा सकता है। और इसमें रखने के बाद दोस्तों इसमें क्या होता है, इस पे साधारण वोटिंग होती है। क्या होता है? साधारण वोटिंग। हम बात कर रहे हैं साधारण विधेयक की, इस पे साधारण वोटिंग होती है। और साधारण वोटिंग में होने के बाद क्या होता है, यह पहुंचता है कहां, अगर स्टार्टिंग में या तो राज्यसभा में रखा जाएगा या लोकसभा में। अगर यह रखा जाता है कहां, लोकसभा में, लोकसभा में क्या होता है, इसको भी साधारण बहुमत से पास किया जाता है, साधारण वोटिंग होती है इसके लिए भी। साधारण वोटिंग के तहत जब ये लोकसभा में पहुंचेगा तो साधारण वोटिंग होगी, और साधारण वोटिंग होने के बाद जब ये पास हो जाएगा तो फिर कहां पहुंचेगा, फिर पहुंचता है ये कहां, राज्यसभा में। दोस्तों जब ये राज्यसभा में पहुंच जाएगा तो क्या होगा कि जो राज्यसभा है वह अधिकतम इसे 6 महीने, 6 माह रोक सकती है। लोकसभा में साधारण बहुमत से पास होने के बाद राज्यसभा में, और राज्यसभा चाहे तो इसे 6 महीने तक रोक सकती है। फिर क्या होता है, जब ये पास नहीं होता तो अंत में क्या होता है कि राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति क्या करता है, इस बिल पर दोनों के लिए संयुक्त बैठक बुलाता है, संयुक्त बैठक। जब दोस्तों यहां संयुक्त बैठक होती है, इसे जिसे हम बोलते हैं जॉइंट सेशन, क्या होता है संयुक्त बैठक में कि लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त यानी कि जॉइंट सेशन होता है। और जॉइंट सेशन होने के बाद क्या होता है कि पहले इस पे साधारण बहुमत से वोटिंग होगी, फिर इस पे साधारण बहुमत से वोटिंग होती है, ज्वाइंट सेशन के बाद दोनों जो सेशन है वो क्या करेंगे, साधारण बहुमत से वोटिंग होगी। और वोटिंग होने के बाद दोस्तों यहां क्या होता है कि जैसे यहां लोकसभा पास अगर हो गया, पास हो गया तो ठीक है, नहीं तो यह क्या होता है, समाप्त हो जाता है। साधारण बहुमत से अगर पास हो गया तो ठीक, और नहीं तो क्या होगा, यह समाप्त हो जाता है। लेकिन यहां लोकसभा की वोटिंग राज्यसभा की अपेक्षा दुगनी होती है। जैसे मैं बात करूं कि 543 लोकसभा और राज्यसभा की अगर मैं बात करूं तो कितना, 245, तो दूनी बैठती है। अगर सपोज करो यहां राज्यसभा में 300 सदस्य मौजूद हैं, 500 सदस्य मौजूद हैं और 300 ने वोटिंग की, 300 ने वोटिंग की, तो 300 में से वोटिंग करने के बाद यहां राज्यसभा में 245 सदस्य मौजूद हैं। अगर सपोज करो 245 में से 100 ने वोटिंग की और 145 ने वोटिंग नहीं की, तो भी क्या होता है, 300 ये और 100 ये, लगभग 400 वोट कितने में से मिल जाती है, 788। दोनों को अगर हम टोटल करें
तो लगभग 788 बैठता है और 788 में से वोट मिल जाती है कितनी, 400। 543 लोग थे, 300 ने वोटिंग की, 200 ने वोटिंग नहीं की। राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, 100 ने वोटिंग की, 145 ने नहीं की, टोटल बैठते हैं 788। और वोटिंग कितनों ने की, 300 यहां पे की, 100 यहां पे की, टोटल हो गए कितने, 400। तो क्या होगा, ये पास हो जाएगा कैसे, साधारण बहुमत से। और इसकी अध्यक्षता की बात करूं कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष। इसकी अध्यक्षता करेगा दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। अगर इसकी बैठक की हम बात करें तो जो इसकी बैठक होगी वो लोकसभा के नियमों से होगी, ना कि राज्यसभा के नियमों से। इसमें हमने बात की, एक बार फिर इसको समझ लेते हैं। साधारण विधेयक पहले या तो राज्यसभा में रखा जाता है या लोकसभा में। इसमें क्या होता है, साधारण वोटिंग होती है, या तो ये अगर लोकसभा में है तो साधारण वोटिंग के तहत ये पास होगा, पास होने के बाद जाएगा राज्यसभा में, और राज्यसभा चाहे तो इसे 6 महीने के लिए रोक सकती है, पास नहीं करे 6 महीने के लिए अपने पास रोक सकती है। तुरंत क्या होगा, राष्ट्रपति इस पर संयुक्त बैठक बुलाएगा, किसकी, लोकसभा और प्लस राज्यसभा की। अब इसमें होगा क्या, साधारण बहुमत से वोटिंग होगी, और वोटिंग ऐसे होगी 543 में से अगर 300 ने वोट दिया है और 200 ने नहीं दिया है, उधर राज्यसभा में 245 में से 100 ने वोट दिया है, 145 ने नहीं दिया है, तो टोटल बैठते हैं 788 और वोट देने वाले बैठते हैं 400। तो क्या होगा, ये साधारण बहुमत से पास हो जाएगा। और इसकी अध्यक्षता जो होगी वो कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष ही इसकी क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। और जो इसकी बैठक होगी वो लोकसभा के नियमों से होगी, ना कि राज्यसभा के नियमों से। साथ ही साथ नोट डाउन कीजिए और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। तीसरा होता है दोस्तों हमारा संविधान संशोधन विधेयक, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। संविधान संशोधन विधेयक संविधान संशोधन विधेयक, जिसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। दोस्तों यह इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि जो पिछले 2 बिलों की हमने बात की उसमें क्या था। दोनों बिलों में लोकसभा महत्वपूर्ण थी, लोकसभा की मर्जी से दोनों बिल पास हो गए। लेकिन यहां क्या जरूरी है, जैसे ही हम पढ़ते हैं कि संविधान संशोधन, दोस्तों संविधान संशोधन से तुरंत हमारे दिमाग में एक चीज नोटेड होती है, घूमती है कि संविधान को प्राप्त करने के लिए हमारे देश के ऐसे महान महान व्यक्ति हुए जिन्होंने बलिदान दिया, और हमें उसी पुस्तक में, उसी संविधान में संशोधन अगर करना है तो यहां पर ऐसा नहीं है कि संसद का कोई भी एक सदन क्या हो, इंपोर्टेंट हो। यहां पर संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा जो दोनों सदन हैं, दोनों की महत्वपूर्ण समानता है, दोनों ही एक समान यहां पर हैं। ऐसा नहीं है कि लोकसभा चाहे संविधान संशोधन में कोई भी बिल लाके उसे पास कर सकती है, ऐसा नहीं है। यहां पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही संविधान संशोधन के हिसाब से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि संविधान संशोधन आसानी तरीके से नहीं होते। देश के अगर किसी भी पार्ट में या किसी भी क्षेत्र में हमको संविधान संशोधन करना है तो उसका मतलब यह है कि जिस किताब को बनाने के लिए हमारे बहुत ऐसे कहें कि लोगों ने कुर्बानियां दी हैं इस किताब के लिए, तब जाके बना है हमारा संविधान। और अगर उसके साथ हमें छेड़खानी करनी है तो सबसे पहले यहां यह नहीं है कि लोकसभा अपनी मर्जी से कोई बिल पास कर दे, यहां पे दोनों का ही
होना बहुत ही जरूरी है। बात करेंगे हम संविधान संशोधन विधेयक की, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की, जिसे CAB भी बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। अगर इसकी बात करें संविधान संशोधन विधेयक की, तो अनुच्छेद 368 के तहत हम इसे पढ़ते हैं। और अनुच्छेद 368 जब हमने बात की थी संविधान के विदेशी स्रोतों की, तो हमने आपको यह बताया था कि जो संविधान संशोधन है वो कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, संविधान में जो संशोधन करना है वो स्रोत लिया गया है कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। इसमें दोस्तों क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में, इसको भी सबसे पहले क्या होता है, इसको भी या तो राज्यसभा में रखा जाता है या लोकसभा में, या तो राज्यसभा में रखा जाता है या लोकसभा में, दोनों में से इसे किसी में भी रखा जा सकता है। और रखने के बाद इस पर दोस्तों क्या होगा, यदि सपोज करो ये लोकसभा में रखा गया, लोकसभा में रखा गया, जब हमने पिछले दोनों बिलों की बात की थी, अगर लोकसभा की वहां गुणवत्ता ज्यादा थी, यहां ऐसा कुछ नहीं है। यहां क्या है, यहां दोनों ही जो सदन है वो अपने अपनी जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि किसी एक की मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल बना और पास हो गया। अगर लोकसभा में जाता है तो यहां सबसे पहली चीज यह है कि यहां पर विशेष बहुमत से वोटिंग होगी, और विशेष बहुमत से क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। विशेष बहुमत होता है यहां पर। विशेष बहुमत होने के बाद यह कहा जाता है राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा में भी दोस्तों क्या होता है, 2/3 सदस्यों का विशेष बहुमत होना क्या है? जरूरी है। दो बट्टे तीन सदस्यों का राज्यसभा में भी विशेष बहुमत होना जरूरी है। और जब होता क्या है, जब तक राज्यसभा पास ना करे तब तक यह पास नहीं हो सकता। ऐसा भी जरूरी है क्योंकि यहां पर दोनों जो सदन है वो अपनी अपनी जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यहां पर लोकसभा की जो शक्ति है वो ही इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर राज्यसभा जब तक इसको पास ना करेगी तब तक यह बिल क्या होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है ये क्या दोस्तों पास नहीं हो सकता, तब तक इसे राज्यसभा पास ना करे, क्योंकि यहां पर दोनों जो सदन हैं वो बराबर हैं। उसके बाद अगर राज्यसभा में जाने के बाद 2/3 सदस्यों से विशेष बहुमत से पास हो जाता है, तो पास होने के बाद दोस्तों ये पहुंचता है राष्ट्रपति के पास। बाद में ये पहुंचता है दोस्तों राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति दोस्तों क्या होता है, पास जब ये दोनों सदनों से पास होकर आ जाता है तो राष्ट्रपति को भी यह क्या करना पड़ता है, पास करना पड़ता है। इसमें ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशन संविधान संशोधन बिल को पुनर्विचार के लिए भी वापस नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर दोनों सदन बराबर हैं और दोनों सदनों में विशेष बहुमत से वोटिंग होने के बाद यह पास होता है। तो यहां ऐसा नहीं है कि यह जब राष्ट्रपति के पास जाए तो यह उसे पुनर्विचार के लिए भेज दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह हर संभवतः राष्ट्रपति को पास ही करना होगा। अगर अब तक हम बात करें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं, तो दोस्तों 104 संविधान संशोधन अभी तक टोटल हो चुके हैं।
104 संविधान संशोधन बिल अभी तक पास हो चुके हैं, यही टोटल अभी तक 104 हैं। और अब बात करते हैं आगे की। आगे क्या है, इसमें हमको एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ना है 120। 120 में दोस्तों क्या दिया है, अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। इसमें बात कही गई है आर्टिकल 120 में कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, अगर संसद में हम प्रशासनिक कार्यों के लिए अगर बात करें कि प्रशासनिक कार्य के लिए कौन सी भाषा का यूज होता है, प्रशासनिक कार्यों के लिए अगर हम बात करें तो दोस्तों भाषा का यूज होता है हिंदी का, हिंदी। दूसरा है संसद में अभिव्यक्ति, कि संसद में जो भी सांसद जाएगा उसकी अभिव्यक्ति की भाषा क्या होनी चाहिए। तो उसमें यह होता है कि दोस्तों जो सांसद है, आपने देखे होंगे कि अलग अलग क्षेत्रों से चुन के जो सांसद संसद में पहुंचते हैं, तो वही यहां पर कहा गया है कि अभिव्यक्ति का मतलब क्या है कि प्रत्येक जो सांसद है वह अपनी भाषा में वहां बोल सकता है। यही है क्या, संसद में अभिव्यक्ति की कोई भी सांसद अगर किसी भी क्षेत्र से चुन के संसद में आता है तो वह अपनी भाषा का यूज कहां कर सकता है, संसद में। हमारा एक और आर्टिकल है नेक्स्ट 122। 122 दोस्तों यह है कि जो संसद की न्यायपालिका है, अनुच्छेद 122 जो संसद की न्यायपालिका है वह संसद के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। संघ की न्यायपालिका संसद के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। जो है अनुच्छेद 123 जो कि एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 123। अनुच्छेद 123 में क्या है, अध्यादेश, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जो कि किसके द्वारा, यह हम पहले जब राष्ट्रपति आपको टॉपिक कराया था वहां लिखवा दिया था। मैंने आपको यह बताया था कि जितने भी आर्टिकल हैं किससे संबंधित, राष्ट्रपति से, उन्हें हम पूरे संविधान से उठाकर कहां ले आएंगे, राष्ट्रपति टॉपिक में। फिर भी हम आपको यहां कराए देते हैं कि आर्टिकल 123 में क्या है, तो इसमें दिया गया है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति।
आज हमने दोस्तों बात की बिल्स की और तीनों बिलों की बात की। चौथा बिल जो आपको हमने लिखवाया था, हमने बताया था कि इतना इंपॉर्टेंट हुए वैसे है नहीं, तो हमने टोटल आपको बिल कराए थे। पहला धन विधेयक, साधारण विधेयक, संशोधन विधेयक, चौथा जो था वित्त विधेयक। कुछ विधेयक दोस्तों वित्त विधेयक ऐसे होते हैं कि धन विधेयक है या नहीं, वो इतना इंपॉर्टेंट था नहीं। और आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि हमारी जो इंडियन पॉलिटी की क्लास है परीक्षा 247 पे डेली शाम 4 बजे आती है। क्लास में डेली आया करें और अपने दोस्तों के साथ क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।